अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं एक बड़े ख़ास टॉपिक पे जो आजकल हर मेल और फीमेल का मसला है। आफ्टर 40, आफ्टर 35, आफ्टर 45। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जोड़ों का दर्द, जिसे हम अपनी ज़ुबान के अंदर आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस की कितनी इकसाम होती हैं, किसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, कौन सी ऐसी एहतियात है जिसे करने से हम इस मसले से बच सकते हैं, और अगर इन केस किसी को आर्थराइटिस हो जाता है तो किन तरीकों से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। चलें बात शुरू करते हैं आर्थराइटिस की टाइप्स से। कितनी टाइप्स होती हैं आर्थराइटिस की? बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन मेजरली और कॉमन जो टाइप्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं वो दो हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आफ्टर द एज ऑफ 35 और 40 तो ये प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जॉइंट्स, आपके जो जोड़ हैं उसमें सोजिश आ जाती है, जैसे हम अपनी ज़ुबान में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब इस सोजिश के आने की असल वजह क्या है? बात यूँ है कि दो हड्डियां जब मिलती हैं तो जॉइंट बनता है, उसके दरमियान एक कुशन नुमा, एक तकिए नुमा स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसे डिजनरेटिव चेंजेस कहते हैं। जब वो खुरना शुरू होती है तो दो हड्डियां एक दूसरे के करीब आती हैं। उनके करीब आने से दोनों हड्डियां जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ग्लाइड करती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन से मुराद वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं जो पेन प्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेन बहुत ज़्यादा होती है, देन इन्फ्लेमेशन यानी कि वो जो जॉइंट है आपका सूज जाता है। देन थर्ड थिंग हम डिस्कस करेंगे कि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आती है, यानी इन जॉइंट्स के अंदर अकड़ाव आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। हम एनसेड्स देते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देती हैं। कुछ पेन किलर्स दी जाती हैं जो टेम्परेरी तौर पर इसकी पेन ख़त्म कर देती हैं, लेकिन परमानेंटली हल कोई भी मेडिकेशन नहीं है ऐसी जो इसका परमानेंटली हल कर सके। उसमें हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, यानी कि पेशेंट को कहते हैं कि आपने कुछ एहतियात करनी है जिसकी मदद से इसके जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम कर लिया जाएगा, लेकिन ये जड़ से ख़त्म नहीं होगी। पेशेंट्स को कुछ वाइटामिन्स पे भी डालते हैं जिसमें विटामिन ए, डी, के या वाइटामिन्स वो हैं जो बोन की अपनी ग्रोथ के लिए या बोन की जितनी भी उसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे मेजर चीज़ ये है कि ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर बिग जॉइंट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जिस्म के वो जॉइंट्स, वो जोड़ जो बहुत ज़्यादा वेट बियर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा हिप जॉइंट आ जाता है, नी जॉइंट आ जाता है, एंकल जॉइंट आ जाता है। ये वो जॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेट बियर करते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्हीं जॉइंट्स के अंदर अपेयर करता है। अब हम जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कह लें कि एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून किसे कहते हैं? यानी एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी डिसीज़ जिसमें आपकी बॉडी का अपना ही कुव्वत मुदाफ़ियत किसी भी हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। हमारी बॉडी का ये निज़ाम होता है कि जो बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा जरासीम आया है जो आके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे ख़त्म कर दे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अच्छे वाले हेल्दी वाले सेल्स को किल कर देता है। इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर देखने को मिलता है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस। मुराद क्या है इससे? जब भी पेशेंट सुबह उठता है तो वो कहता है कि मेरे जो जोड़ है ना बहुत दुख रहे होते हैं, सूजे हुए होते हैं, मैं हाथों को बंद नहीं कर पाता, मुट्ठी नहीं बना पा रहा होता ज़ोर से। इससे मुराद है कि बहुत एक बड़ा साइन है जो बताता है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इससे अगली बात भी बहुत अहम है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो चलें एज रिलेटेड है, वो जब आता है तो उसके आप सिम्टम्स को कम कर लेते हो। सिम्टम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी कम किए जा सकते हैं, बट इसका भी कोई परमानेंट क्योर नहीं होता। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है बाज़ औक़ात, इसलिए हम पेशेंट्स को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पे भी डालते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो वो इसके जितने भी सिम्टम्स हैं उन्हें ट्रिगर कर सकता है।
लास्ट पे मैं बात करने लगी हूँ कि कौन से ऐसा तरीक़ेकार है या कौन सी ऐसी डाइट है जिससे आपको लेना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस के अंदर, और कौन सी डाइट को नहीं लेना चाहिए। देखें, अगर आप अपनी यंग एज में बहुत अच्छी डाइट रखते हैं, एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, वॉक पे फोकस करते हैं, तो इन फ्यूचर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत लेट जाकर आएगा, क्योंकि ये एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। आपको इस कंडीशन से बचने के लिए शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को लेके आना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, अपनी डाइट में फिश का यूज़ करें, जिंजर का यूज़ करें, पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर एग का इस्तेमाल करें, क्योंकि अंडे के अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जहाँ सोजिश होती है उसको कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आर्थराइटिस के ऊपर। दोनों टाइप्स हमने डिस्कस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।